Hello students, welcome back in HORT 321 Post Harvest Management and Value Addition of Fruits and Vegetables Lecture 13 Principles of Food Preservation. In this lecture I will cover what is preservation and why do we preserve food and basic principles of food preservation with their methods. Let's start this topic. प्रिजर्वेशन जिसको अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने डिफाइन किया था, हिंदी में जिसको परिरक्षण कहते हैं, कुछ जगहों पे संरक्षण भी कह देते हैं। परिरक्षण मतलब उस जो भी भोजन है, ठीक है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसको इस सड़ने या गलने से, ठीक है, बचाना, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए या कह लो कि उसको लंबे टाइम तक यूज किया जा सके, वो प्रोसेस प्रिजर्वेशन कहलाती है। मतलब उसके अंदर जो भी तकनीकी यूज की जाती है वो प्रिजर्वेशन होता है, ठीक है, जिसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो प्रिजर्वेशन ओनली मीन्स टू प्रोटेक्ट फूड आइटम्स फ्रॉम स्पॉइलेज, बट साइंटिफिकली इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस दैट डील विद द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिके और स्पॉइलेज ऑफ फूड। दिस इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ये कह लो कि प्रिजर्वेशन एक कह लो कि एक मीन है जो कि फूड आइटम्स, जो खाद्य सामग्री है, उसको सड़ने से बचाने का, ठीक है। परंतु अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से कहें या डिफाइन करें, ठीक है, तो एक साइंस जिसमें जो खाद्य सामग्री है उसके क्षय होने से, उसको सड़ने से बचाने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है वो परिरक्षण कहलाती है, ठीक है। उसे परिरक्षण या प्रिजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिके और स्पॉइलेज ऑफ फूड, मतलब उसको प्रिवेंशन करने का, जो डिके और स्पॉइलेज है फूड का, उसको रोकने का जो प्रोसेस है वो प्रिजर्वेशन है। इन अदर वर्ड्स, प्रिजर्वेशन सिंपली मीन्स कंट्रोलिंग द फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबियल चेंजेस इन द फूड। अगर अपने दूसरे शब्दों में कहें तो प्रिजर्वेशन का जो मतलब है, परिरक्षण का जो मतलब है, सिंपली जो मतलब है वो है जो शारीरिक और उसमें रासायनिक और जो उसमें सूक्ष्म जीवीय चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं भोजन के अंदर, उनको नियंत्रित करना, उनको रोकना कह लो, या उनको स्लो डाउन करना प्रिजर्वेशन कहलाता है। क्योंकि जो फूड है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं जिससे वो सड़ जाता है या फिर खराब हो जाता है। जैसे मान लो उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं जो उसको गला देते हैं। अपने उस प्रोसेस को धीमा करना है, जब उस प्रोसेस को डिले करना है, जब उस प्रोसेस को रोकना है, बंद करना है, जिससे कि अपना फूड लंबे टाइम तक पड़ा रहे, सुरक्षित पड़ा रहे और आगे उसको यूज किया जा सके, ठीक है। मतलब अपने अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबियल जो चेंजेस हैं उसको कंट्रोल करना प्रिजर्वेशन कहलाता है। फिर है फिजिकल चेंजेस के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, शारीरिक चेंज, जैसे कलर है उसका, कोई फल है या सब्जी है उसका कलर चेंज होता है पड़ा पड़ा, उसके अंदर जो फ्लेवर है उसका, महक होती है वो चेंज हो जाती है, टेक्सचर होता है उसका जो अंदर से, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट है उसका, जो स्वाद है वो चेंज हो जाता है। ये फिजिकल चेंजेस हैं। इसके अलावा केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जैसे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसकी मात्रा चेंज हो जाती है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनके अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें डिकम्पोज या कह लो कि इनमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ जो एंजाइम होते हैं वो क्रिया करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ते जाते हैं, जैसे अपने श्वसन के अंदर पड़ा था, ठीक है। तो इसके अलावा माइक्रोबियल चेंजेस क्या क्या हैं, जैसे मोल्ड है, जीस्ट है, बैक्टीरिया है, ये भी उसके अंदर फलों और सब्जियों के अंदर होते हैं, जो पनपते हैं या तो बाहर से एंट्री करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फल और सब्जी को गलाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाई वी डू प्रिजर्व फूड, जहाँ कह लो कि व्हाई डू वी प्रिजर्व फूड, हमें भोजन को, जहाँ कह लो कि हम भोजन को क्यों परिरक्षित करना है, जहाँ क्यों करते हैं। तो पहला है टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फूड बाय इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ। पहला है कि उसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए,
जिससे उसकी ये कह लो कि अ, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। बाय इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ मतलब उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाकर उसकी सप्लाई को बढ़ाना, पहला। ठीक है, मतलब अब भोजन अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगा जल्दी, तो इससे उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, मतलब उसको लंबी दूरी तक अपने भेज सकेंगे। जैसे फूड, जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये ज़्यादातर पेरिशेबल नेचर की होती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इनको अगर अपने इस तरीके से पैकेजिंग करें उसकी, ठीक है, कैनिंग करें, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, और जैसे ही ऑफ सीजन आए, ਜਾਂ फिर कह लो कि उसको अगर अपने लंबी दूरी तक लेके जाना चाहें, तो वो बिना खराब हुए वहां तक पहुंच जाए, जिससे उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। दूसरा है प्रोवाइडिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर, वही चीज जो मैं अभी बता रहा था। दूसरा है कि फल और सब्जियों को साल भर उपलब्धता करने के लिए, मतलब उपलब्ध रहने के लिए, मतलब जैसे फल और सब्जियां हैं एक सीजन के अंदर, पर्टिकुलर सीजन के अंदर आती हैं, जैसे आम का सीजन है तो आम आया, सेब का सीजन है सेब आया, और जैसे ही ऑफ सीजन आया उस टाइम वो सब्जियां और जहाँ फल जो है वो गायब हो जाते हैं मार्केट से, जहाँ फिर मिलते हैं तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर मिलते हैं, बहुत ही हाई प्राइस के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर अपने उसको प्रिजर्व करेंगे कोई अच्छे तरीके से, उसका रेट जो है वो स्थिर हो जाएगा और वो मार्केट में हर समय उपलब्ध रहेगा। फिर है टू डाइवर्सिफाई द डाइट, जो अपना आहार है उसमें विभिन्नता लाने के लिए। अब रोजाना जो इंसान है उसकी हैबिट है कि वो एक ही तरीके का भोजन खाते खाते उब जाता है, तो अलग अलग डाइवर्सिटी पैदा करने के लिए एक जैम बना लो, जेली है, सॉस है, इसके अलावा कोई और जूस है, तो वो डाइवर्सिटी पैदा करता है भोजन के अंदर। जैसे रोजाना रोटी खाना उसकी जगह वो कभी जूस लिया, तो जितने भी मिनरल्स विटामिन की आवश्यकता वो पूर्ति हो जाती है। फिर है प्रिपेयरिंग विद फायर सेव कंज्यूमर्स टाइम एंड एनर्जी, अगर अपने उससे फायर से, जहाँ कह लो कि आग से उसको तैयार करते हैं, इससे कंज्यूमर का जो उसको पकाने में टाइम लगता है, उसके अंदर ऊर्जा लगती है, वो बच जाती है। यानी कि जो रेडी टू सर्व प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा बस खोल के उसको यूज करते हैं सीधा, जैसे आरटीएस आते हैं, जूस आते हैं, अपने सीधा जूस को यूज कर लेते हैं, उसको बनाने में टाइम जो अपना लगता है वो अपना बच जाता है, उसमें जो एनर्जी लगती है वो बच जाती है। ठीक है, फिर है टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ फूड इन द मार्केट, अगर कोई भी फल और सब्जी है, आपने उसको प्रिजर्व कर लिया, जब एकदम से मार्केट में गलत आया, जब उसका प्राइस एकदम से नीचे जा रहा था, उस टाइम अगर आपने उस प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर लिया, सेव कर लिया, सुरक्षित कर लिया, तो उसको साल भर चलाएंगे एक तो। ठीक है, दूसरा उसका जब वो मार्केट में प्राइस एकदम से डाउन जाने वाला था, क्योंकि पेरिशेबल था, जल्दी जल्दी उसको निकालना जरूरी था, नहीं तो खराब हो जाएगा, तो कम रेट पे भी बेचना पड़ा, तो वो चीज जो रेट कम हुआ उस टाइम, एकदम गलत आने के कारण, मार्केट के अंदर एकदम से फल आया उसके कारण, तो वो प्राइस स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसको आगे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उससे, उसको साल भर उपलब्धता उसकी सुनिश्चित की जाती है। फिर है टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, इससे जो जनसंख्या है उसकी जो हेल्थ, जहाँ कह लो कि उसका जो स्वास्थ्य है वो सुनिश्चित होता है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, मतलब अगर अपने खराब चीज मार्केट में आई है, कोई सड़ गई है, गल गई है, जिससे उसका स्वास्थ्य इंसानों का खराब होगा, अगर वही चीज एक अच्छी स्थिति के अंदर इंसानों को मिलती है, जनसंख्या जहाँ कोई कंज्यूमर को मिलती है, तो उसका स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होता है, उसका स्वास्थ्य बढ़ता है। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन, जो आज का मेन टॉपिक है अपना। जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन में ये मान लो कि जो सिद्धांत हैं परिरक्षण के, वो तीन मेन सिद्धांत हैं, याद रखना, तीन मेन सिद्धांत तीन ही है, इसके आगे इनके अंदर मेथड्स हैं, वैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। पहला है प्रिवेंटिंग और डिलेइंग द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, जो पहला है सिद्धांत, सबसे मेन सिद्धांत है, प्रिवेंटिंग और डिलेइंग द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, माइक्रोबियल जो डिकम्पोजिशन है, सूक्ष्म जीवी है, उसमें अपघटन होता है फलों का, जब भोजन खाद्य सामग्री का, उसको बचाना या उसको विलंबित करना, मतलब उसको जा तो रोक दो एकदम से, प्रिवेंट कर लो, या उसको स्लो कर दो। ठीक है, कि वो जल्दी जल्दी माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन उसका ना हो, जल्दी खराब ना हो।
धीरे धीरे वो खराब हो। फिर दूसरा है प्रिवेंटिंग और डिलेइंग द सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। ये भी वही चीज है, इसमें क्या है, उसमें तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को रोका है आपने, जैसे कोई जीस्ट है, बैक्टीरिया है, मोल्ड है, उसके कारण जो डिकम्पोजिशन होता है। इसमें जो उसका सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई फल और सब्जी है, उसमें धीरे धीरे कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे श्वसन होता है, ठीक है, रेस्पायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, उसके कारण उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। धीरे धीरे वो सेनेसेंस की तरफ बढ़ता जाता है। कोई भी फल है टूटा हुआ है, उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, भले उसमें कोई माइक्रोबियल चेंजेस ना हो, कोई उसमें कोई कीड़ा ना लगा हो, कोई इंसेक्ट या फिर कोई पैथोजन उसमें कोई अटैक नहीं है, फिर भी वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है, गलना होता रहता है। मतलब उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटते रहते हैं, क्योंकि वो श्वसन करता है। तो उसको रोकना, जहाँ उसमें भी विलंबन करना, वो अपना सेकंड प्रिंसिपल होगा। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, एनिमल्स एंड मैकेनिकल। इसके अलावा जो भी डैमेज है इंसेक्ट के कारण, कीट के कारण, या कोई जानवरों के द्वारा, या फिर कोई यांत्रिक क्षति होती है फलों का या खाद्य सामग्री को, उससे उसको बचाना तीसरा प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल जो तीनों हैं, ये इसी क्रम में ही यूज किए जाते हैं। अगर कोई अच्छा कह लो कि परिरक्षण करने वाला बंदा है, तो वो तीनों प्रिंसिपल को इसी तरीके से ही यूज करता है। पहला, वो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के ऊपर ज़्यादा जोर देगा। फिर दूसरे नंबर पे वो जो सेल्फ डिकम्पोजिशन है उसको रोकने की कोशिश करेगा। और तीसरे नंबर पे वो इंसेक्ट और एनिमल जो मैकेनिकल डैमेज जो है उससे बचाने की कोशिश करेगा। चलो अपने इनको वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। पहला है प्रिवेंशन और डिलेइंग द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है, सूक्ष्म जीवी है, उसमें डिकम्पोजिशन होता है फलों खाद्य सामग्री के अंदर, उसको विलंबित करना या उसको रोकना। पहला है इसका जो तरीका, बाय कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दूर रखकर, जिसको असेप्सिस कहते हैं इस कंडीशन को। असेप्सिस कई बार डेफिनेशन आती है, याद रखना। असेप्सिस इसको हिंदी में कहें तो अपुतिता या फिर निरोध भी कह देते हैं। मतलब रोकना उस जगह, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस जगह तक उस तक पहुंचे ही ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सूक्ष्म जीवों को उसकी पहुंच से, या फल और जो सामग्री है उससे दूर रखना, वो असेप्सिस कहलाता है। फिर है दूसरा, बाय रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट हैं तो उनको रिमूव करना, जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन मतलब छानना एक तरीके से, ठीक है। फिर तीसरा होता है बाय हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक कंडीशन। मतलब अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर, तो उनकी जो ग्रोथ है उसको स्लो करना, उनकी एक्टिविटीज जो क्रियाएं हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनको स्लो करना, यानी कि एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर। ये एक इसका मेथड होगा एनएरोबिक कंडीशन। मतलब एक वायु रहित स्थिति पैदा कर देना, जिसमें जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ स्लो हो जाएगी उनकी, ठीक है। चौथा मेथड होता है बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक्सपोजिंग एट हाई टेम्परेचर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट हैं, उनको खत्म कर देना, उनको मार देना, ठीक है। अब तीनों प्रिंसिपल बारी बारी से एक बार अपने कर लेते हैं। भाई कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला प्रिंसिपल होता है कि भाई जिसको असेप्सिस कह देते हैं, बचाना, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनपे ही ना, उनको दूर रखना, फूड जो भी है आपका, ठीक है। दूसरा हो गया उनको रिमूव करना, अगर उनमें है तो उनको रिमूव करना, फिल्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें अपने उसको छान लेते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग हो जाए और अपना फूड सेफ हो जाए। फिर उसके अलावा बचाने का तीसरा तरीका होता है एनएरोबिक कंडीशन पैदा कर देना है, वाजबी स्थिति पैदा कर देना, कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ स्लो हो जाए और उनकी एक्टिविटी भी स्लो हो जाए, ठीक है। और लास्ट मेथड होता है कि उनको खत्म कर दें, किल कर दें, मार दें। ये कैसे करते हैं? एक्सपोजिंग एट हाई टेम्परेचर। अगर उन जो भी फल खाद्य सामग्री है, भोजन है, उसको अधिक तापमान के ऊपर ले जाते हैं, गर्म करते हैं, जिससे उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं,
ठीक है, मैक्सिमम मर जाते हैं। फिर है, अपने एक एक करके इनको डिस्क्राइब करते हैं। एसेप्सिस क्या होता है, जिसको मैं अभी बता चुका हूँ, निरोध, ठीक है, रोकना। इट मीन्स प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनहांसिंग देयर क्वालिटी एंड thereby improving the quality of the finished product by maintaining general hygienic by packaging, picking, grading, packaging and transporting fruits and vegetables। इसका मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री है उसको प्रिवेंट करना, उससे उसे रोकना, जिससे जो उसकी जो क्वालिटी है फल खाद्य पदार्थ की वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, लास्ट में जो प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचता है या फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक हाइजीनिक कंडीशन तैयार करते हैं। मतलब जब भी उसकी तुड़ाई करते हैं या फिर जब ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है, या फिर उनकी जब पैकेजिंग करते हैं, जहाँ जब उनका परिवहन ट्रांसपोर्टिंग करते हैं उसको, उस समय एक हाइजीनिक कंडीशन पैदा की जाती है। मतलब एक बहुत ही साफ सुथरी, जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फल और जो खाद्य सामग्री है उसके टच में ना आए, बिल्कुल दूर रहे। एक ऐसी हाइजीनिक कंडीशन पैदा की जाती है। ठीक है, तो इसके थ्रू अपने जो क्वालिटी है फिनिश्ड प्रोडक्ट की उसको अपने एनहांस कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पहला एसेप्सिस से मतलब यही है कि अपने जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दूर रखा जाता है हाइजीनिक कंडीशन पैदा करके। ठीक है, दूसरा है फिल्ट्रेशन। फ्रूट जूस, बियर, सॉफ्ट ड्रिंक, वाइन एक्सेट्रा आर फिल्टर्ड थ्रू ए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर विच आर मेड ऑफ एस्बेस्टोस पैड और अनग्लेज्ड पर्सेलिन टाइप मटेरियल। फ्रूट जूस होते हैं, जो फलों के रस होते हैं, या बियर है, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं जो भी, या फिर वाइन होती है, ठीक है, ये सारे के सारे एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्टर किए जाते हैं, छाने जाते हैं, जो कि या तो एस्बेस्टोस पैड का बना हुआ होता है, जहाँ कह लो कि जो चीनी मिट्टी जिसमें ऊपर एक चमकीली सी जो परत होती है ना, वो ना हो, ऐसे मटेरियल, इस प्रकार का उसका फिल्टर का एक मटेरियल होता है, मतलब ऐसा फिल्टर बनाया जाता है उस मटेरियल से, उससे छाना जाता है। दीज फिल्टर्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इस फिल्टर के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया को अंदर क्रॉस नहीं करने देते, वहीं ऊपर रोक लेते हैं। एंड अलाउ वाटर और जूस टू सिप थ्रो विद और विदाउट प्रेशर। और इस फिल्टर के अंदर क्या कहते हैं कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो पानी जहाँ कह लो कि जूस होता है, जहाँ पानी होता है, उसको धीरे धीरे रिसता है ये, बिना प्रेशर के, जहाँ तो कह लो, जहाँ तो प्रेशर के साथ, जहाँ बिना प्रेशर के, मतलब जहाँ तो उसके अंदर ये कह लो कि एक दबाव के साथ उस जूस को फिल्टर किया जाता है, या फिर बिना किसी दबाव के ऐसे भर दिया, धीरे धीरे वो रिसता रहता है, धीरे धीरे सिप सिप करके वो इकट्ठा होता रहता है, उससे क्षमता रहता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन की ये प्रोसेस होती है। ज़्यादातर जूस है, बियर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जब वाइन है, इनको फिल्टर किया जाता है, इस विधि से इसको बचाया जाता है। थर्ड है एनारोबिक कंडीशंस। एनारोबिक कंडीशंस वही अवाजवीय स्थिति। इट कैन बी मेंटेन्ड बाय, इसे किस प्रकार से मेंटेन किया जा सकता है, जहाँ इस प्रकार से इसको मेंटेन किया जा सकता है, जैसे रिप्लेसिंग O2 विद CO2, जिसको कार्बोनेशन कहते हैं। अब कार्बोनेशन का एग्जांपल तुम्हें पता है, कार्बोनेशन जैसे सॉफ्ट ड्रिंक वाली आपने बोतल देखी हुई होगी, उसमें से एकदम से गैस निकलती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई रहती है गैस एकदम से, तो जिससे कि वो अंदर वाली चीज़ खराब नहीं होती, प्रोडक्ट खराब नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड वो एकदम से बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, कार्बोनेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जिसके जो आपका जार है या फिर आपकी बोतल है जिसमें आपने जूस या कोई भी प्रोडक्ट डाला है, उसकी जो ऑक्सीजन होती है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है, एवेकेटिंग कर लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फिल कर दी जाती है, जिसको कार्बोनेशन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन याद रखना, कई बार पूछी जाती है ऐसी। फिर है इवेक्वेटिंग रिमूव एयर द सील्ड कंटेनर फ्रूट जूस। इसके अलावा दूसरा जो एनारोबिक कंडीशन पैदा करने का तरीका है कि जो उसके कंटेनर के अंदर जो हवा है उसको बाहर निकाल लेना, जहाँ उसमें निर्वात पैदा कर देना। ठीक है, जैसे फ्रूट जूस के अंदर कई बार की जाती है,
मतलब उसके अंदर कोई भी जो हवा है, जहाँ गैस है, उसमें ऑक्सीजन है, जहाँ कुछ भी है, सबको बाहर निकाल लिया जाता है, उसमें कोई रिप्लेस नहीं करते, उसको निकाल लेते हैं बस। फिर है यूज ऑफ ऑयल ऑन फूड, जैसे पिकल के अंदर किया जाता है। मतलब एक ऐसी लेयर पैदा कर दी जाती है जो कि जो गैसें हैं, ठीक है, जहाँ एयर है उसको पास ना होने दें। जैसे अपने अचार के अंदर क्या करते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं, सरसों का तेल डाल दिया, तो अचार के अंदर एक ऐसी लेयर बन जाती है जो जो उसके फांके रहती हैं, ठीक है, उनके अंदर, कि वो उसके अंदर कोई कह लो कि हवा अंदर क्रॉस नहीं कर पाती, जिससे एक एनारोबिक कंडीशन पैदा हो जाती है, जिससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता वहाँ पे। अब कभी कभी तुमने अचार में देखा होगा कि तेल कम हो और अचार थोड़ा सा ऊपर रह जाए, तो वहाँ से वो गलना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे फंगस अटैक कर देती है, जबकि जो डूबा हुआ रहता है तेल के अंदर, वहाँ फंगस अटैक नहीं करती, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है प्रिजर्वेशन का। फिर है एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। इसमें दो मेथड आ जाते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे अपने फल और सब्जियों को एक्सपोज करते हैं या फूड को एक्सपोज करते हैं, जिसमें दो मेथड आते हैं, एक तो कैनिंग आता है, दूसरा होता है इरेडिएशन। कैनिंग, वैसे तो अपने अलग से ये टॉपिक भी है, कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस क्या होती है कैनिंग की, डिब्बाबंदी जिसको कहते हैं। दूसरा होता है इरेडिएशन, जैसे कोई रेडिएशन या किरणें, ठीक है, गामा रेडिएशन जो होती हैं, या फिर अल्फा बीटा, इनसे इनको ट्रीट किया जाता है। पहला है कैनिंग। Food is exposed to high temperature, more than 100 degrees Celsius, which reduce spoilage and inactivate enzyme present in the food. The process of sealing food items in container by sealing them tightly, airtight, protect from outside agencies and sealing them with heat for long-term storage is called canning. जो कैनिंग है, जिसको अपने हिंदी में डिब्बाबंदी कह देते हैं, ठीक है। डिब्बाबंदी होती क्या एक्चुअल में, एक जो भी फल और सब्जियां होती हैं, जहाँ इनको एक डिब्बे के अंदर बंद किया जाता है, ठीक है। डिब्बे के अंदर बंद करते समय उनको एक ज़्यादा ताप दिया जाता है, ठीक है। इसमें पहले तो इनमें ब्लांचिंग करते हैं, उस टाइम भी टेम्परेचर देते हैं, फिर उसके बाद जब डिब्बों की जहाँ कैन जो होते हैं उनको सील किया जाता है, उस टाइम फिर टेम्परेचर ज़्यादा ताप पर रखा जाता है, जिससे कि उसमें जो अंदर की हवा है वो बाहर निकल जाए और अंदर हीट पर बन जाए, और उसको फिर बंद कर दिया जाता है, उसी हीट कंडीशन में उसको सील कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। इस जो कंडीशन को कैनिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो उसके अंदर जब अपने उसको ज़्यादा तापमान पे रखते हैं, तो जो उसमें स्पॉइलेज होती है वो रुक जाती है, रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो खराब होने की जो कंडीशन रहती है, अगर तापमान पे किसी फूड को, भोजन को रखते हैं, तो वो स्पॉइलेज आपकी कम हो जाती है। उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब जो भी एंजाइमेटिक क्रियाएं होती हैं, जैसे फल का फलों के अंदर बहुत से एंजाइम होते हैं जो उसको तोड़ने का काम करते हैं, डी सेल्फ डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। उन एंजाइम्स को वो रोक देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ सीलिंग, जब जो है, जो प्रोसेस है कंटेनर को सील करने की, एयर टाइट कंटेनर करने के लिए, मतलब हवा बिल्कुल हवा उसके अंदर ना घुसे इस तरीके से, जिससे कि जो आउटसाइड एजेंसीज हैं, जैसे कोई मोल्ड है, बैक्टीरिया, वायरस है, वो उसके अंदर ना जाएं। तो और इस प्रकार जो सील करते हैं ज़्यादा तापमान पे और लंबे समय के लिए फूड को, वो कैनिंग कहलाती है, मतलब उसी प्रोसेस को कैनिंग कहते हैं, ठीक है। वैसे तो अपने कैनिंग का अपना अलग से लेक्चर है, तो कैनिंग के उसके अंदर अपने सारी जो भी स्टेप्स होते हैं, उसके अंदर किस प्रकार से डिब्बाबंदी की जाती है, किस प्रकार के कंटेनर होते हैं, या कंटेनर के अंदर किस प्रकार की एनिमल या लिक्वेरिंग यूज होती है, वो सारा अपने आगे वाले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, जहाँ पे अपने कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तो अपने ओनली मेथड पढ़ रहे हैं, जहाँ जो प्रिंसिपल हैं उनके अंदर मेथड कौन कौन से होते हैं, कि भाई किस प्रकार से अपने फूड को परिरक्षित कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैनिंग होती है जिसमें फूड को ज़्यादा तापमान पे एक्सपोज करते हैं, जिससे उसमें जो स्पॉइलेज होती है वो रुक जाती है, और जो भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, और उनको एयर टाइटली बंद करना, ये प्रोसेस कैनिंग कहलाती है। वैसे कैनिंग की अलग से डेफिनेशन अपने आगे भी पढ़ेंगे। फिर है इरेडिएशन, जब विकिरणन कह लो, जहाँ किरणन कह लो, मतलब उसमें रेडिएशन डालना, जैसे अल्फा बीटा गामा, ये रेज हैं, ये फूड के ऊपर डाली जाती हैं, जो कि उसके अंदर का टेम्परेचर को राइज कर देती हैं, जिससे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहाँ मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है।
In the case of irradiation, food is exposed to a radiation to kill living microorganisms by ionizing or non-ionizing radiation such as alpha, beta and एक्स रेज। ठीक है, इस केस के अंदर क्या करते हैं, विकिरणन के अंदर जो भोजन होता है उसको उसके संपर्क में लाया जाता है, रेडिएशन के विकिरणों के संपर्क में लाया जाता है, जो कि आयनीकृत होती हैं या फिर नॉन आयनीकृत होती हैं। ठीक है, जहाँ गैर आयनीकृत होती हैं जिनमें मतलब आयंस होते हैं। ठीक है, रेडिएशन जैसे अल्फा है, बीटा है या फिर एक्स रेज है, उनके संपर्क में लाया जाता है जब उनके ऊपर इनकी रेज को डाला जाता है। ठीक है, भोजन के अंदर, भोजन के ऊपर, जिससे उसके अंदर का तापमान बढ़ जाता है। हेयर द फूड इज एक्सपोज टू वेरियस फ्रिक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और आयनाइजिंग रेडिएशन और लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज टू हाई फ्रिक्वेंसी दैट इज गामा रेज विच डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड। मतलब इस समय क्या करते हैं, फूड को एक्सपोज किया जाता है बहुत ही अलग अलग जो वेरिएशन की रेंज की फ्रिक्वेंसी की विद्युत चुंबकीय जो रेडिएशंस होती हैं, जहाँ कह लो कि विकिरणें होती हैं उनके अंदर, या फिर कह लो कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर, जहाँ कह लो कि जो कम फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें होती हैं उनके अंदर, या फिर बहुत ही ज़्यादा जैसे गामा रेज हैं उसके अंदर भोजन को रखा जाता है, जिससे उसके अंदर जो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को इरेडिएशन कहते हैं। भोजन को गामा रेज, अल्फा, बीटा या किसी से ट्रीट करना जिससे उसके अंदर के तापमान को बढ़ जाता है और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो मर जाते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस इरेडिएशन कहलाती है। इरेडिएशन कई बार डेफिनेशन भी पूछी जाती है। फिर है प्रिवेंशन और डिले द सेल्फ डिकम्पोजिशन। सेकंड जो अपना प्रिंसिपल है, प्रिवेंशन डिले द सेल्फ डिकम्पोजिशन, जो आत्म अपघटन होता है या सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है उसको विलंबित करना या उसको रोकना, रोकना या विलंबित करना। ठीक है, इसमें दो मेन मेथड यूज होते हैं। एक तो ब्लांचिंग जिसमें होता है बाय डिस्ट्रॉइंग और डीएक्टिवेटिंग एंजाइम्स, मतलब जो एंजाइम प्रेजेंट हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था अपने इसके अंदर कैनिंग के अंदर कि एंजाइम इसमें इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस ब्लांचिंग उसी के अंदर प्रोसेस है, उसी के अंदर की एक प्रोसेस है जिसमें जो भी एंजाइम्स होते हैं जहाँ तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है या फिर उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर देते हैं, उस प्रोसेस को ब्लांचिंग कहते हैं। ठीक है, ब्लांचिंग अपने आगे पढ़ेंगे, वैसे ब्लांचिंग होती क्या है। प्रिवेंशन और डिले ऑफ नॉन एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शंस एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि जो उसके अंदर एंजाइम के अलावा जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको रोकना या उनको विलंबित करना, उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीजन या कह लो कि एक तरीके की अवाजवीय स्थिति पैदा कर देते हैं, ऑक्सीजन पहुंचने नहीं देते, जिसके कारण उसमें और केमिकल अपघटन नहीं होता, जहाँ रासायनिक अपघटन नहीं होता। ठीक है, वो भी अपने आगे पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बारे में अपने बात कर लेते हैं। पहले है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल विद बॉइलिंग वाटर और स्टीम फॉर शॉर्ट पीरियड फॉलोड बाय कूलिंग पीरियड टू कैनिंग इज कॉल्ड ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होती है, एक ट्रीटमेंट है, एक उपचार है। फल और सब्जियों को जब कैनिंग करते हैं ना, उससे पहले क्या करते हैं, उन फल और सब्जियों को एक कह लो कि पानी के अंदर, जहाँ भाप के अंदर थोड़े समय के लिए पहले तो गर्म करते हैं, फिर एकदम से उनको ठंडा कर देते हैं। इस प्रोसेस को ब्लांचिंग कहा जाता है। ब्लांचिंग के भी कुछ लाभ हैं, जैसे इट इज़ ए प्राइमरी ट्रीटमेंट इन विच टिश्यूज आर सॉफ्टन्ड टू फैसिलेट पैकेजिंग। बहुत से फल और सब्जियां क्या होती हैं, थोड़ी हार्ड होती हैं। अब डिब्बे के अंदर राउंड शेप का होगा, या डिब्बे की आकृति अलग अलग होती है, जो कैन लिए जाते हैं जिसमें अपने पैकिंग करनी है, तो उसको सुविधाजनक बनाने के लिए उनकी एक प्राइमरी, जहाँ कह लो कि पहला एक उपचार होता है जिससे उसके जो फल और सब्जियां होती हैं उनके टिश्यू जो होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं और डिब्बे के आकार के अनुसार फिट हो जाते हैं डिब्बे के अंदर, इसलिए भी करते हैं ब्लांचिंग। दूसरा है टू रिटेन द ओरिजिनल कलर एंड टेस्ट। जो फल और सब्जी का ओरिजिनल कलर है, टमाटर का है या फिर किसी और सब्जी का जो ओरिजिनल कलर है, उसको बनाए रखने के लिए, उसके स्वाद को बनाए रखने के लिए भी ब्लांचिंग की जाती है।
ठीक है, अब कैनिंग कर रहे हैं, उसमें उसके ओरिजिनल स्वाद को, उस फल और सब्जी के ओरिजिनल स्वाद को बनाए रखने के लिए ब्लांचिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहला तो टिश्यू को सॉफ्ट किया था, उसके जो अपने जब किसी चीज को बॉयल कर देंगे, उबाल देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाती है ना, तो वो प्रोसेस होती है। तो दूसरा उसका, इससे क्या होता है कि उसका एक कलर भी जो फल और सब्जी का होता है वो बच जाता है। जब आगे अपने उसको कैन करेंगे डिब्बे के अंदर, सिरप के अंदर या फिर ब्राइन के अंदर डालेंगे, तो उसका कलर खराब ना हो, उसका स्वाद खराब ना हो, उसके लिए उसको पहले उबाल लेते हैं थोड़ा सा, तो जिसको ब्लांचिंग कहते हैं। फिर उसके बाद टू डिस्ट्रॉय सर्टेन एंजाइम्स विच आर अनडिजायरेबल, बहुत से एंजाइम होते हैं फलों और सब्जियों के अंदर, उनको खत्म करना, उनको नष्ट करना, जो कि अनडिजायरेबल होते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती, उनको हटाना भी इसका काम होता है, मतलब इसका लाभ है, वो हटा देती है। फिर इसके अलावा फॉर द एलिमिनेशन ऑफ एयर, जो फलों और सब्जियों के अंदर थोड़ी बहुत भी पॉकेट होती हैं, एयर पॉकेट होती हैं, वो भी निकल जाती है एयर, जिससे वो आगे खराब नहीं होता, उनके स्पॉइलेज नहीं होता। फिर है मोस्टली यूज फॉर वेजिटेबल्स, ज़्यादातर जो ब्लांचिंग है सब्जियों के लिए की जाती है, फलों के लिए कम करते हैं। फलों के लिए, किसी फल के लिए तो भले ही करते हो, नहीं तो ज़्यादातर सब्जियों के लिए ब्लांचिंग की जाती है, जब भी सब्जियों की कैनिंग करते हैं तब। फिर है रिमूव्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब अपने उसको बॉयल करते हैं, उबालते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो वो मर जाते हैं, जहाँ रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा एक और है रिमूव्स एस्ट्रीजेंट टेस्ट एंड टॉक्सिन्स, जो फलों सब्जियों के अंदर जो एस्ट्रीजेंट टेस्ट होता है उनका, मतलब कड़वाहट सी होती है, वो बॉयल कर लिया किसी चीज को, उसमें से कड़वाहट कम हो जाती है, तो वो कड़वाहट भी कम हो जाती है। और जब उसमें टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, जो कोई विषैले पदार्थ भी होता है कोई थोड़ा बहुत, वो भी खत्म हो जाता है। मतलब इसके ये फायदे हैं ब्लांचिंग के। फिर है अपना एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। एंटीऑक्सीडेंट्स एक इस प्रकार के, या कह लो कि एक पदार्थ होते हैं जो कि जो भोजन होता है उसको सड़ने से बचाते हैं जब वो हवा के अंदर एक्सपोज होता है, जब वो हवा के संपर्क में आता है, उसको सड़ने से बचाने के लिए यूज किए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं? अब एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे BHA, याद रखना इनकी कई बार शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है, या फिर ब्लांचिंग की डेफिनेशन पूछी जाती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो BHA, इसको फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेक्टिक हाइड्रोक्सी एनिसोल। इसके अलावा BHT भी यूज होता है। ठीक है, ये है ब्यूलैक्टिक हाइड्रोक्सी ट्यूनिन। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल है। इसके अलावा गैलेल्स है, जैसे एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल्स, ये भी यूज होते हैं। इसके अलावा टोकोफेरोल्स है, एनिमल फैट्स को प्रिजर्व करने के लिए इसको यूज करते हैं वैसे, सॉरी। ठीक है, गैलेल्स भी एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल को खराब होने से बचाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका भी यूज किया जाता है, भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। फ्रूट जूस के लिए, सिट्रस ऑयल के लिए, वाइन, बियर एक्सेट्रा, इन सब के लिए एस्कॉर्बिक एसिड यूज होता है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो फल सॉरी जूस को खराब होने से बचाता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये प्रोसेस्ड फूड या वेजिटेबल्स या फिर कैंड फूड फ्रूट्स होते हैं, उसको बचाने का काम करता है, उसके लिए अंदर यूज़ किया जाता है। या फिर फास्फोरिक एसिड है, ये वेजिटेबल्स ऑयल्स जो भी हैं, ठीक है, वानस्पतिक तेल या फिर एनिमल फैट रहती है उसके, या फिर जो कोला ड्रिंक्स होती हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं कोका कोला, इनके अंदर फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, जो उसको एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो उसको बचाने का काम करता है, मतलब खराब होने से बचाने का काम करता है। ठीक है, फिर इसके अलावा तीसरा अपना जो लास्ट प्रिंसिपल है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, एनिमल, मैकेनिकल कॉज, मतलब जो भी क्षति कीटों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, या फिर मैकेनिकल जो यांत्रिक के कारण होती है, उससे उसको बचाना। ठीक है, तो इसमें ये लास्ट में यूज किया जाता है, जो भी अपनी प्रोसेसिंग जहाँ पर प्रिजर्वेशन की प्रोसेस रहती है उसमें लास्ट का प्रिंसिपल रहता है, लास्ट में यूज होता है। तो पहला है, सॉरी, इसमें द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन डील्स विद द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय वेरियस एक्सटर्नल एक्सजेंसीज अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स आल्सो। जो प्रिंसिपल है जो प्रिजर्वेशन का, ये उस
जो बाहर एजेंसीज होती हैं, मतलब इंटरनल तो होती हैं, जैसे मैंने एंजाइमेटिक हो गया, सेल्फ डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है, जिसमें पहले वाले अपने दो पढ़े हैं, जितने भी दो प्रिंसिपल पढ़े हैं, उनके अंदर क्या कर रहे थे, अपने ज़्यादातर जो उसके अंदर था फल के सब्जी के अंदर का, उस डिकम्पोजिशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब अपने जो बाहर की एजेंसीज हैं, जो फल और सब्जियों को नुकसान पहुंचाती हैं, उन एजेंसीज को कंट्रोल करने का काम करेंगे। ये तीसरा प्रिंसिपल है प्रिजर्वेशन का, ठीक है। तो इसीलिए इसको लास्ट में यूज किया जाता है। मतलब आपने कोई फल और सब्जी को स्टोर के अंदर रख दिया, वहां पे चूहे हो सकते हैं, अगर अपने उस चूहे की पहुंच के अंदर रखेंगे तो चूहे उसको खाकर नुकसान पहुंचाएंगे, जहाँ फिर उसके ऊपर कोई इंसेक्ट का अटैक हो जाए, स्टोरेज इंसेक्ट रहते हैं उनका अटैक हो जाए, तो वो फल और सब्जी खराब हो जाएंगी। हाँ, पर ये जरूर है कि अगर ऐसा जो भी इन्फेक्टेड फूड है, आपका फूड आइटम है, जिसमें कोई आधा किसी जानवर ने या फिर किसी इंसेक्ट ने खाया है, उसको कोई खा लेता है, तो कोई इससे खास हेल्थ इशू नहीं है, मतलब इससे कोई ज़्यादा बीमार होने वाला नहीं है। हाँ, अगर वो किसी उसके बाद, जैसे मान लो कि कोई फल और सब्जी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पैथोजेंस रहते हैं, बैक्टीरिया, मोल्ड, इससे कोई सड़ी हुई चीज़ खा रहा है, ठीक है, मतलब अगर चूहे ने खाया उसको अपने खा लें तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता अपनी सेहत के ऊपर, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। हाँ, अगर उसकी जगह अगर अपने कोई पैथोजन यानी बैक्टीरिया यीस्ट वाला गला हुआ फल खाते हैं, तो वो अपनी सेहत को ज़्यादा खराब करेगा, ठीक है। इसमें यही कुछ बताया हुआ है। फिर उसके बाद अपने ये कह लो कि अ, जो भी बाद के, मान लो कि कोई चूहे ने खा लिया या फिर किसी इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक हुआ फल और सब्जी के अंदर, स्टोरेज के अंदर, तो उस टाइम जब वो उसके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद वहां से एक सडन स्टार्ट हो जाती है, मतलब उस पर कोई पैथोजन, बैक्टीरिया कह लो, कोई वायरस, सॉरी, मोल्ड है या यीस्ट है, वो उस पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, फिर वो खाने लायक नहीं रहता। और इस प्रिंसिपल के अंदर प्रॉपर पैकेजिंग, मतलब एक ढंग से उसकी पैकेजिंग करना, ठीक है, एक इफेक्टिव वे होता है फल और सब्जी को इस प्रकार के डैमेज से बचाने का। मतलब उसकी पैकेजिंग अपने अगर ढंग से करते हैं, जिससे कोई इंसेक्ट उसके अंदर ना एंट्री कर पाए, ना जहाँ उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, और उसके स्टोरेज की भी जो सुविधा है उसको भी ढंग से अगर नियंत्रित करते हैं, तो इस अपने जो फल और सब्जी को लंबे टाइम तक ये जो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, सॉरी, इंसेक्ट हैं उनसे अपने, सॉरी, उनसे बचा के रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर यही होता है कि पहला प्रिंसिपल मैंने बता ही दिया, अगर मैं दूसरी बार रिपीट कर देता हूँ, पहले प्रिंसिपल के अंदर अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे उनके डिकम्पोजिशन को रोका था, ठीक है, भाई वो खराब करते हैं उनको रोका था। दूसरे के अंदर अपने सेल्फ डिकम्पोजिशन को रोका था, जिसमें हीट का ज़्यादातर यूज़ किया था, जैसे कैनिंग है या फिर इरेडिएशन है। तीसरा प्रिंसिपल था जिसमें अपने इंसेक्ट या फिर एनिमल या फिर कोई यांत्रिक क्षति पहुंचती है फल और सब्जियों को, उसको बचाना था अपना मेन अपना जो मकसद था, ठीक है। तो लास्ट वाले में अपने क्या कर सकते हैं कि उसकी एक प्रॉपर पैकेजिंग करके उसको अपने बचा सकते हैं, कोई भी उसमें कोई रोडेंट्स हैं या कोई कुतरने वाले जानवर हैं, वो फल और सब्जी को नुकसान न पहुंचाए। थैंक यू।